देख रहे हैं फरियाद अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। एक बड़ी डेवलपमेंट आज तकरीबन आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई को मरियामेट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहली मर्तबा अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली, सेनेट सब नाअहल हो गए। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है और फ्रैंकली आपको बताऊं कि मेरे लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी और जो जानने वाले हैं उनके लिए भी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। ये फैसला तो DGISPR बहुत अरसा पहले सुना चुके हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुना चुके हैं, अपने प्रेस रिलीज में सुना चुके हैं। तो ये फैसला तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, मौजूद था, और ये फैसला GHQ DGISPR पहले से कर चुके हैं और उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया था। इसलिए आज सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया गया है और उसको अनाउंस किया गया है। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स हैं या माउथ पीस हैं, वो ये फैसला बहुत अरसा पहले से एक साल से सुना रहे थे और ये फैसला जो है ये हर चाय के खोखे पर, ढाबे पर दस्तयाब था। आप किसी भी चाय वाले के पास चले जाएं, खोखे वाले के पास चले जाएं, दूर दराज किसी गांव में चले जाएं, तो उसको भी पता था कि ये फैसला आना है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई अनहोनी नहीं हुई और ये पहली दफा नहीं हुआ कि आपने अपोजिशन को उठा के बाहर फेंक दिया हो। ये सबसे पहले जो पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर हैं जनरल अयूब खान, सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था और उस वक्त उन्होंने एक एब्डो लेके आए थे, एक प्रोडा, 2 कवानीन लेके आए थे और मार्शल लॉ दौर के, और उन दोनों कवानीन के तहत, एब्डो के तहत और प्रोडा के तहत, उस वक्त की तमाम सियासतदानों को जो उस वक्त कदावर शख्सियात थे उनको उठाकर आपने बाहर फेंक दिया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उनको एक बयान हल्फी दिया जाता था कि आप ये बयान हल्फी आप फिल कर दें और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो उसमें जितने भी कदावर शख्सियात हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना आई और उनको भी इसी तरीके से उनके साथ भी यही किया गया। तो ये पहला मौका नहीं है। और उसके बाद ज़िया साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ ये किया और मुशर्रफ साहब ने फिर किया इनके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। दरमियान में याहिया खान आता है। याहिया खान ने तो इंतहा कर दी और जो कुछ बोया था अयूब खान ने, उसकी फसल याहिया खान ने काटी और पाकिस्तान दो लख्त हुआ और इलेक्शन पूरे का पूरा उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अवामी लीग जीती थी, शेख मुजीब साहब जीते थे और उसको नहीं माना, फौजी ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये हर डिक्टेटर जो है वो यही काम करता है। तो इस वक्त के जो डिक्टेटर हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब, वो भी उसी डगर पे चल रहे हैं और इस वक्त आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में 4 in 1 जो डिक्टेटर स्ट्रेटेजी चल रही है। जो माजी में 4 डिक्टेटर्स ने अलग अलग अपने अदवार में किया, मौजूदा फील्ड मार्शल वो सब कुछ अकेले अपने इस दौर में कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, गुस्सा है उनको। ये जो फैसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को, लीडर्स को, रहनुमाओं को जो सजाएं सुनाई गई, 2 आज काम किए गए हैं। एक सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के मुकदमात में, उसमें सारी की सारी पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने फारिग कर दिया। एक और काम किया गया है और वो है जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जो बाकी बच गए उनको 26 नवंबर में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। और 2 गुस्से हैं। नंबर 1 ये कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं, डिक्टेटर हैं, वो ये कहते हैं कि माजी में पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने, मीडिया ने सरेखम तस्लीम किया हर डिक्टेटर के सामने और उसके हाथ पे बैत की और हमारा फैसला तस्लीम किया। हम कहते थे कि आपने इसको जितवाना है तो वो उसको जितवा देते थे, हम कहते थे कि आपने इसको वोट देना है तो वो उसको दे देते थे। लेकिन 8 फरवरी 2024 को ये हुआ कि पाकिस्तान के अवाम ने डिक्टेटर का फैसला रद्द कर दिया और डिक्टेटर के जो नॉमिनीज थे उन सबको उठा के बाहर फेंक दिया सिस्टम से और उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1970 में मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने इस्तेमाल किया था और डिक्टेटर की बात नहीं मानी थी। तो उनको भी उस वक्त के डिक्टेटर ने अवाम से बदला लिया और इस वक्त का डिक्टेटर भी अवाम से बदला ले रहा है और अवाम से बदला लेते लेते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। ये इसका बैकग्राउंड है।
अब आगे आप पूछें। सर क्या 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 वजह बनी कि फयाल कास्ट्रो, फवाद चौधरी, ज़ैद कुरैशी ये सब बरी हो गए? ये भी उस दिन इवन एक जगह पर तो ये भी फैसले में लिखा हुआ है कि फयाल कास्ट्रो साहब आईएसआई के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो बरी जिम्मा हो गए। और फिर उसी जगह कहा जा रहा है कि वो जो जिस कांस्टेबल ने लगाया वो छुट्टी पर था। एक फैसले के बारे में भी कमेंट करें, और दूसरा ये सब कैसे बरी हो गए? देखें, ये फैसला मैंने आपको बताया ना, इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। ये फैसला उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त तक ये सारा है जब तक इस वक्त ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, ये रजीम जब तक है, ये उस वक्त तक है। और ये असल में खौफजदा है। मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं। असल में ये खौफजदा है। खौफ किस चीज का है? खौफ इस बात का है कि इनके कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें। मसला ये है, इनके जो ये समझते थे कि हर चीज इनके अकॉर्डिंगली, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो नहीं हो रही। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मीडिया नहीं मान रहा। आपने देख लेना कि इतने सारे लोगों को इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। मीडिया पे कितना इन्होंने जुल्म किया, उसमें आप लोग भी शामिल हैं, सियासत पी के। जो कुछ ये कर रहे हैं, इनको इनकी अचीवमेंट नहीं है। ये फैसले, ये जालिमाना सजाएं, ये रेडीमेड किस्म के पहले से लिखे हुए फैसले, ये इनकी अचीवमेंट नहीं है। ये इनके अंदर का खौफ है, डर है कि इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ज़ैद कुरैशी और उनको बरी कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कंफ्यूजन फैले। नंबर 1 ये कि कंफ्यूजन फैले कि जनाब ये हो रहा है। दूसरा ये है कि अगर बवक्त जरूरत मुस्तकबिल में इनको कोई काम भी जरूरत भी है ना, कि जनाब हमें कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है, और इसलिए कुछ लोगों को ये बचा भी रहे हैं कि मुस्तकबिल में काम आएंगे। ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगेन ये जो बचाने का वाला मामला है कि ये पर्ची चली गई कि इन 3 को छोड़ दें और बाकी सबको सजाएं दे दें। वो जो बाटा रेट और सर्विस रेट होता था 9 रुपए 99 पैसे का, तो वो 10-10 साल की सजाएं जो सुनाई गई हैं, तो उसमें लिखा जा रहा है, यानी कभी भी आपने नहीं देखा गया फौजदारी मुकदमात में, कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूं, फौजदारी मुकदमात में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें ये नहीं होता कि आप ये लिख दें कि जनाब चूंकि पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसका क्या रोल था, लिहाजा मैं सबको 10-10 साल सजाएं सुना रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। एक अगर कत्ल भी हो जाए ना, उस कत्ल में भी अगर आप 10 लोगों को नॉमिनेट करते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे मेडिकल रिपोर्ट तक, डॉक्टर्स तक, उसमें गवाहों के बयान तक इस नतीजे तक पहुंचा जाता है, जैसा पहुंचते हैं कि किसकी वो लास्ट स्ट्राइक थी जो कॉज ऑफ डेथ बना, तो वो पॉइंट आउट करके उसको सजा देते हैं। तो ये जो थोक के हिसाब से सजाएं सुनाई गई हैं, तो ये तो अज खुद एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि शुरू में कि ये DGISPR का हुक्म है, और DGISPR का मतलब है फील्ड मार्शल का हुक्म है कि जनाब ये सजाएं सुनाई जाएं। और उसके साथ साथ DGISPR की तरफ से 3-4 टिकर भी जारी किए गए हैं। पहले भी फैसलों के बाद जारी किए गए थे, आज भी जारी किए गए हैं, और उसमें वो कुछ देर के बाद चलना शुरू हो जाएंगे कि देखें जो कहा था वो कर दिखाया, और फील्ड मार्शल ने ये कहा था, फील्ड मार्शल ने वो कहा था, फलां कोर कमांडर्स की आप प्रेस रिलीज देख लें। तो ये सारी चीजें एक प्लान के मुताबिक हो रही हैं। इसलिए इस फैसले के मेरिट पे तो बिल्कुल हमें वक्त जाया करने वाली बात है कि फैसले के मेरिट पे देखें। दूसरी तरफ देखें, मैं आपको इस वक्त ये सारा कुछ किसके लिए किया जा रहा है, मैं जरा उस तरफ आता हूं। ये सारा कुछ किया जा रहा है उस खानदान को मुसल्लत करने के लिए जिस खानदान ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा हाईजैक किया, और ये उस वक्त की FIR कह रही है। सिपा सलार का तैयारा हाईजैक किया और जहाज को उतरने से इनकार किया, और ये ये सब कुछ किया जा रहा है। जिसको सजा हुई है, फिर उस हाईजैकिंग केस में सजा हुई, और ये मेरे सामने पड़ा है माफीनामा, और फिर 10 साल का मुआहिदा हुआ, और 10 साल का मुआहिदा, फिर जेल से सीधे सरूर पैलेस गए। उस खानदान को दोबारा मुसल्लत करने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। और कल आपने देखा होगा
कि एक ट्वीट था मरियम साहिबा का, वो ट्वीट बड़ा गर्दिश कर रहा था ना, और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी और विक्ट्री लेन की तरफ। तो कल सारे लोग अपनी अपनी क्या सराई कर रहे थे। तो दरअसल ये मलका रानिया को पहले से बता दिया गया था कि हम आपके रास्ते के सारे पत्थर कल हटा देंगे, आप ये ट्वीट कर दें कि जनाब विक्ट्री लेन की तरफ मियां साहब गामजन है। तो कल की ट्वीट और आज की ये सजाएं, इन दोनों को आपस में मिला लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा अच्छा सा गठजोड़। साबिर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विक्ट्री लेन की तरफ नवाज शरीफ, वो जो ट्वीट था, ये नशिस्तें जो खाली होंगी इन पर इलेक्शन, और फिर नून लीग को एडजस्ट करके क्या नवाज शरीफ को किसी आला ओहदे पर लाया जाएगा? नवाज शरीफ तो खुद ही, नवाज शरीफ को नहीं लाया जाएगा, मैं आपको बता दूं। नवाज शरीफ के बारे में नहीं, बल्कि वो अपनी मलका रानिया के बारे में सिर्फ परेशान हैं और उनको अपनी चाहते हैं कि फिलफौर अगले इलेक्शन के नतीजे में उनको मिल जाए, मरकज में उनको दे दिया जाए वजारत उस्मा। एक और चीज भी आपने देखी होगी, आज एक तरफ कल उन्होंने विक्ट्री लेन की एक बात की, आज सजाएं सुना दी गई, उन दोनों को आप मिला के देख लें। और आज जनाबे एक बिरदर मुल्क के एम्बेसडर जो हैं वो भी आज गए हैं और जी हाँ उन्होंने मुलाकात की है। तो ये सारी चीजों को आपस में इंटरलिंक करें तो ये एक खेल चल रहा है और उस खेल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी मज़ाहमत है वो है पाकिस्तान के अवाम, वो नहीं मान रहे। और 5 अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त से पहले पहले ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इनके जो हाथ पांव फूले हुए हैं ये दरअसल इस वजह से भी हैं। और फिर अगली बात है कि एक बात मैं जरूर करूंगा कि इन तमाम जिनको सजाएं हुई हैं इन सबको ऑफर्स की गई, इन सब से कहा गया और इन सबको कहा गया कि जनाब आप ब्राइब्स भी ऑफर हुई, इनको धमकियां भी मिली, इनको बेहतर मुस्तकबिल की भी ऑफर की गई, लेकिन इनमें से किसी ने भी मुआफीनामा नहीं दिया, जैसा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने दिया था। तो ये भी इनका एक प्रॉब्लम है। उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने सजाएं कबूल कर ली लेकिन उन्होंने माफीनामे नहीं दिए। साबिर साहब, अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं शामिल, मजीद कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है उन्हें, या क्या वजह है? अली अमीन गंडापुर जो है, मेरा ख्याल है कि वो तो परसों ही कंट्रोवर्शियल हो गए थे, क्योंकि परसों उन्होंने अपनी जमात के साथ और अपनी हुकूमत के साथ बैठ के एक गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन रात गए उन्होंने कोई मेरा ख्याल है चाय वाय पी होगी कहीं जाके या पिलाई होगी। उसके बाद अगले दिन उनका जो वो सॉफ्टवेयर सारे का सारा अपडेट हो चुका था। तो अली अमीन गंडापुर का किरदार जो है वो आने वाले दिनों में मजीद मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरफ हैं। अभी तक उनके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ये आज के फैसले के बाद पीटीआई की जो ग्राउंड पे लीडरशिप है मज़ाहमत की तरफ जाएगी, जैसे इमरान खान कहते थे, अभी भी उसी तरीके से खेलेंगे जैसे खेल रहे? नहीं, देखिए मज़ाहमत तो होगी, ये मज़ाहमत ही है। ये जो फैसला है और सब लोगों को जो डिस्क्वालीफाई आगे किया जाएगा, सजाएं सुनाई हैं, ये सजाएं इन फैक्ट मज़ाहमत ही हैं और ये सब लोग मज़ाहमत कर रहे हैं। और मज़ाहमत का हर अपना अपना लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप भी मज़ाहमत कर रहे हैं और हमारा अपना फील्ड है मज़ाहमत का, और हमारे बहुत सारे दोस्त मज़ाहमत कर रहे हैं। इसी तरीके से सियासतदान जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल कारकुन होते हैं, उनका भी अपना अपना एक कैपेसिटी होती है। हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में मज़ाहमत कर रहा होता है। तो ये मज़ाहमत ही है जिसकी वजह से ये सजाएं सुनाई गई हैं और ये मज़ाहमत चलती रहेगी और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि ये डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होती। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं कि ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल लगाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, भुट्टो खानदान को क्रश करने के लिए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी, शाहनवाज भुट्टो कत्ल हो गए थे और बाकी सारे जलावतन हो गए थे। तमाम पॉलिटिकल एल्डर्स उस वक्त पीपल्स पार्टी के थे, जो अंकल्स थे वो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। लेकिन जैसे ही
ज़ियाउल हक साहब की डिक्टेटरशिप खत्म हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वही वोट मिले, वही पोजीशन मिली जो 77 में थी ओरिजिनल। वोट बैंक उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ था। 11 साल बाद मार्च 1977 का आप इलेक्शन कमीशन में जाके देख लें, वोट उठाएं पीपल्स पार्टी को कितना वोट पड़ा था। फिर 11 साल बाद 1988 का इलेक्शन देख लें, उसमें पीपल्स पार्टी को कितना वोट पड़ा था। वोट बैंक इधर से उधर नहीं होता, और उस वक्त के वोट बैंक के और आज का वोट बैंक जमीन आसमान का फर्क है। आज उससे कहीं ज्यादा जो है वो जानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उस वक्त रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, आज है शऊर का नारा, आइन और नजरियाती, आज नजरियाती लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए ये कुछ नहीं इनके हाथ आना। और फिर मुशर्रफ साहब ने, आपने देखा कि नून लीग सारी की सारी काफ लीग बन गई थी, और उन्होंने ये उनका 1 पॉइंट एजेंडा था। फिर उसी वही नून लीग है और वापस आई, और वापस आके उसी के साथ उन्होंने मामला तय किए, उनके साथ डीलें की और उनके साथ एनआरओ किया और अपना फिर अंजाम भी देखा। तो इसलिए ये जो मौजूदा चल रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, डिक्टेटर्स जो हैं, इनका भी अंजाम माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होना, मुझे कोई 1% भी शुबा नहीं है। और ये मज़ाहमत होती रहेगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है, देखें 100 अरब रुपया तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है मीडिया को, इश्तिहारों की सूरत में मीडिया मालकान को, डिजिटल मीडिया को दे रहे हैं, यानी कि जो अरबों रुपया लुटा रहे हैं। लेकिन इनकी अचीवमेंट क्या है? इनकी अचीवमेंट है कि सुबह से चीखना शुरू कर देते हैं, शाम तक 7 बजे से लेके 12 बजे तक सारे प्रोग्राम, तमाम इनके जो पूरा कंटेंट इन्होंने किया होता है, हायर किया होता है, इसके बावजूद इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये खौफ व हरास की अलामत है जो कुछ ही हो रहा है। इसलिए मुझे तो कोई कहीं से भी इनकी ये अचीवमेंट कम अज कम नजर नहीं आ रही। ये डर है, खौफ है, ये हर डिक्टेटर यही करता है। साबिर साहब, एक जानिब ये फैसले, दूसरी जानिब ऑपरेशन बदमनी अपनी जगह पे, और फिर रातों रात तेल के ज़खायर बरामद होना, ये सब कुछ किस हद तक इंटर रिलेटेड है? ऑब्वियसली ट्रम्प का ट्वीट सब कुछ आपने भी देखा होगा, और बदमनी जिस तरीके से बढ़ रही है, मिनरल्स वाला मामला अपनी जगह पर है। आज बहुत अच्छी बात की है, मैं पढ़ रहा था, नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया। ये सब कुछ इंजीनियर्ड है, ये बदमनी इंजीनियर्ड है, और इसमें हम अगेन, असल में हमारे हर डिक्टेटर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं रेलेवेंट हो जाऊं इख्तदार के आलमी ऐवानों में, आलमी इस्टेब्लिशमेंट में, वहां पे मैं रेलेवेंस मेरा कोई होना चाहिए। तो वो अपनी खिदमात प्रोवाइड करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को ये खास वो अपनी खिदमात देते हैं। तो ज़ियाद साहब के, अयूब खान साहब के पास वो सर्द जंग का जमाना था, एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिकी ब्लॉक में जा रहे हैं। उसके बाद आ गए आपके ज़ियाद साहब, वो उनको मिल गई अफगान जिहाद जंग मिल गई, मुशर्रफ साहब को मिल गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वो भी अमेरिका वर्सेस रशिया, अमेरिका वर्सेस, तो ये सारी चीजें, तो इनके पास कुछ नहीं है ना, इनके पास क्या है देने को। तो लिहाजा ये माइंस एंड मिनरल्स लेके गए। उसके बाद अब फैसले देखें कि कहाँ हो रहे हैं। जंग हो रही है पाकिस्तान और भारत की, अनाउंसमेंट हो रही है वाशिंगटन से, प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, और उसके बाद मुआहिदा हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का, लेकिन अनाउंसमेंट वाशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। ये बात इस वक्त दिल्ली में भी यही बहस चल रही है, और हमारे यहाँ ये बहस इसलिए नहीं चल रही क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ काबू किया हुआ है और डिक्टेटरशिप है। इंडिया में यही बहस चल रही है कि जंग पाकिस्तान और भारत की थी, अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे कर रहे हैं जंग बंदी की, हमें बताएं। वो वहां पे फौज से भी हिसाब मांग रहे हैं, वहां की हुकूमत से भी पूछ रहे हैं, और वहां पे मुहासबा हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और जबकि हमारे यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। और ये जो अब तेल के ज़खायर हैं, ये अलग से मैं आपको एक प्रोग्राम करेंगे। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि ये वही हैं जो इमरान खान साहब ने अनाउंस किए थे, और केकड़ा 1 का कहा था कि बहुत बड़े हमारे ऑयल के ज़खायर जो हैं वो
हो रहे हैं और उनकी अनाउंसमेंट बाकी थी। तो फिर मगरिब के वक्त, मुझे याद है तारीख नहीं, मगरिब के वक्त अचानक वो फिर उस पे उसको दबा दिया गया कि नहीं जी वहां से कुछ नहीं मिला। तो अभी भी ये असल में ये है तो वही बात है ना जी, हर तरफ पैसा पैसा और पैसा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त वो इसी काम पे लगे हुए हैं कि जहां जाते हैं वो शॉपिंग करके आते हैं, सऊदी अरब से, यूएई से। जो ऑयल इंडस्ट्री है, ये पहले भी इसमें नाम आया था, मोहतरमा का भी नाम आया था एक ज़माने में, और ऑयल इंडस्ट्री में ये ऊपर जाके ये सारी जो हैं बड़े-बड़े एम्पायर्स, बिज़नेस एम्पायर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी नौइयत का है, लेकिन ये जो ऑयल के ज़खायर हैं, ये गल्फ न्यूज़ की खबर आज भी इस वक्त भी मौजूद है मेरे सामने, और गल्फ न्यूज़ ने भी ये खबर दे दी थी कि बहुत बड़े ज़खायर इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, लेकिन फिर उस पे मट्टी डाल दी गई थी। और उसकी वजह ये थी कि अगर उस वक्त ये अनाउंस किए जाते तो क्रेडिट इमरान खान को जाता। और अब ये खिदमात ली जा रही हैं, अमेरिका को ये कहा गया है कि आए जी आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज लेके आए, आपकी कंपनियां आके यहाँ पे ये काम करें। असल प्रॉब्लम क्या है, असल इसके पीछे फिलॉसफी ये है, वो ये है कि अमेरिका जो है वो हर सूरत में पाकिस्तान में अपने फुटप्रिंट चाहता है, और किसी भी सूरत में मिल जाए। अब जाहिर है वो सिक्योरिटी की सूरत में तो आ नहीं सकते, यानी कि जिनको हम फौजी अड्डे कहते हैं, फौजी अड्डों की सूरत में तो वो आ नहीं सकते। अब वो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकते हैं कि बिजनेस की सूरत में, बिजनेस कंपनीज की सूरत में अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान आ जाएं, और फिर यहाँ पे आके इस रीजन में जो अपने मामलात है, ईरान पे नजर रखें, चाइना पे नजर रखें, इंडिया पे नजर रखें, और फिर पाकिस्तान खुद पाकिस्तान पे नजर रखें। ये उस तरह की अब अपनी बिजनेस एंगेजमेंट चाह रहे हैं। वो बज़ाहिर तो बिजनेस कंपनीज होंगी, लेकिन होंगे वो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट और उनके फौजी अड्डे ही होंगे। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि चाइना सी पैक रूट पे नजर रखनी है, चाइना पे नजर रखनी है। और या अगर आप देखें गौर से तो जितना भी सी पैक रूट है वो आपको वहां पे अनरेस्ट नजर आएगा। आप गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हो जाएं, गवादर तक चले जाएं, जो सी पैक रूट है, तिजारती राहदारी है। आप गवादर एयरपोर्ट बन गया है, लेकिन अभी तक फाल नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, अभी तक वहां पे कोई हु का आलम है। तो ये सारे जो मामलात हैं, मैं एक बात बता दूं कि ये दोगलापन जो है ये बहुत ज्यादा देर तक चलता नहीं है। आप फेयर डील करनी है तो सबसे करें। अगर आपने एक को भी धोखा देना है, दूसरे को भी धोखा देना है, तीसरे को भी धोखा देना है, और पहले ही हमारे बारे में वो किताबें लिखी हुई हैं अमेरिकन ने, और कि हम चंद डॉलर्स की जो है खातिर अपनी माओ को बेच देते हैं, तो वो शर्मनाक है। तो इसलिए आपने जो भी डील करनी है, आप जाहिर है पाकिस्तान है दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है, आपने जो डील करनी है उसको ओपन करें ना। ना वजीर आजम को पता है, ना किसी वजीर खारजा को पता है, सारे ये डमी बिठाए हुए हैं और वन मैन शो चल रहा है। तो क्या हुआ उस लंच में, वो लंच अभी तक उसकी भारी कीमत जो है वो हम अदा करेंगे, मैं और आप करेंगे, हमारे बच्चे अदा करेंगे, हमारा मुल्क अदा करेगा। जो लंच इन्होंने करके आए हैं उस लंच की कीमत अदा करेंगे हम, ये नहीं करेंगे ये तो आराम से चले जाएंगे। जोड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है, आपने भी विजुअल्स देखे होंगे, ठीक विजुअल्स वहां से नहीं आ रहे। आपने लंच का जिक्र भी किया, लंच के बाद से ये सब कुछ आपको क्या लगता है रेलेवेंस है ये ऑपरेशंस और सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में? मैंने तो लोगों की मर्जी के खिलाफ। मैंने तो आपको बताया कि देखें बात ये है कि वो अली अमीन गंडापुर ने बात तो पूरी कर दी थी उस दिन। उसने कहा हम बंदे पकड़ते हैं, पुलिस आदमी बंदे पकड़ती है, दहशतगर्द पकड़ती है, आईएसआई और एमआई आती है और वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे बंदे हैं, गुड तालिबान है, हमारे लिए काम करते हैं, इनको आप छोड़ दें। तो कहानी तो सबके लिए ओपन है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई ऐसी चीज है नहीं कि किसी को ना पता हो। अब ये ओपन सीक्रेट्स हैं कि ये सारे जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, और हमारा मसला ये है कि हम प्रॉक्सीज बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और जब प्रेशर आता है तो हम फिर उसको ऑन नहीं करते। ईरान का मसला यह है कि ईरान प्रॉक्सीज बनाता है, उसको इस्तेमाल करता है और उसको ऑन भी करता है, और वो धड़ल्ले से कहता है कि हाँ ये मेरी प्रॉक्सीज हैं और ये मैं काम करूंगा। हमारे यहाँ एक हल्का सा इंडिया में वाकया होता है तो हम अपनी प्रॉक्सीज को छोड़ के भाग जाते हैं,
और कहते नहीं 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 हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने बहावलपुर भी हमला करवा लिया, हमने मुरीदके में भी हमला करवा लिया और पानी भी बंद करवा लिया सिंध ताज मुआहिदा, और उसके बाद हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और कहा यह था कि जनाब हमारा पानी बंद करेंगे, हम इनका सांस बंद कर देंगे। वो पानी तो क्या, मेरे पास जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में वहां पे बाकायदा तौर पे सर्वे शुरू हो गए हैं और विजिट हो रहे हैं और मजीद वहां पे बैराज बन रहे हैं, वहां पे मजीद डैम्स बन रहे हैं और वो मजीद अपना पानी अगले 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के तरफ आने वाले पानियों का रुख वो वहां पे मोड़ रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। वो हमारा पानी भी बंद किया हुआ है, वो सब कुछ कर रहे हैं और मसला सिर्फ यह है कि इन प्रॉक्सीज का अब जमाना नहीं है। अगर लड़ना है तो आप बराह रास्त लड़ लें और नहीं लड़ना तो आप आराम से बैठें, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ तवज्जो दें। आपने क्या लेना इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जब आपके घर में ही दाने नहीं है, आपकी मईशत तबाह हाल है, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि कभी आप एक कैंप की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे कैंप की, कभी तीसरी कैंप की तरफ। आपको एक इज्जतदार मुल्क मिला हुआ है चाइना, उसने आपको एक तजारत की तरफ, एक तजारती राहदारी में शामिल किया है और आप एक इमरान खान साहब का यही था ना जो नया पेपर तैयार हुआ था कौमी सलामती का, कि अब हम सिक्योरिटी के बजाय जियो इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, कि हम मुआशी जरूरत बनेंगे और मुआशी इनकलाब लेके आएंगे। आपने 6.2% की शरह नमू थी, उस वक्त आपने अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टा एक साइफर के बाद और -0.2 पे लेके गए। अभी भी आपकी शरह तरक्की की रफ्तार 2% नहीं है। आपकी ज़राअत आपकी तबाह हो चुकी है, सनत आपकी तबाह हो चुकी है, सनती पैदावार आपकी नहीं है, ज़राई पैदावार आपकी नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? हर रोज एक नए से नया स्कैंडल आ रहा है और कोई भी स्कैंडल 2, 4, 600 अरब से कम का नहीं है, लेकिन आपने अपनी आंखें भी बंद की हुई हैं और सिर्फ इसलिए कि आपकी बादशाहत जो है वो सलामत रहे और बाकी कोई मसला नहीं है। ये अगर करप्ट टोला मुल्क लूट रहा है तो लूटता रहे। तो मैं फिर ये कहूंगा इन्होंने चले जाना है, इन्होंने जाना है और मुझे लगता है कि इनका अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। साबिर साहब, आखिर में ऑपोजिशन अलायंस आज एक बैठक थी इस्लामाबाद के जिस हॉल में थी, मुनक्किद होना थी, उसको ताले लग गए। बहरहाल मुस्तफा नवाज खोकर के घर पर हुई। कोई देख रहे को लाहेअमल आएगा इस अलायंस की जानिब से, और इतना खौफ इस अलायंस के इकट्ठा बैठने से क्यों था कि होटल को ताले लगाने पड़े? और बड़ी सख्त गुफ्तगू आज वहां की भी गई है महमूद खान राशिद की जानिब से। महमूद खान रशीद साहब ने की है, जावेद हाशमी साहब ने की है, बाकी लोगों ने की है और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से ज़रूर कहूँगा कि वो भी ज़रा थोड़ा सा ये जो कहते हैं ना कि जनाब इमरान खान के ज़माने में भी ये होता था, आज भी ये हो रहा है, ये ज़रा इस कंपैरिजन से निकल आए, क्योंकि इससे उनके सरों पे किसी ने सुरखाब के पर नहीं लग जाने, किसी ने उनके सर पे ताज नहीं रख देना कि आप बड़े गैर जानिबदार हैं। ये गैर जानिबदारियत का जो खौल है ना, इससे निकलें। ये इमरान खान के दौर में ये होता था तो आज भी ये हो रहा है, इससे निकलें। ये डिक्टेटरशिप है मुकम्मल तौर पे। ना इमरान खान 26वीं तरमीम लेके आया था, ना इमरान खान ने इलेक्शन चोरी किया था, ना इमरान खान ने घरों में इस तरीके से लोगों के दरवाजे तोड़े थे, ना कारोबार तबाह किए थे, ना माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल हुई थी, ना सहाफ़ियों को इस तरीके से झूठे दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हुए थे और ना ही सहाफ़ियों को इतनी बड़ी तादाद में ऑफेयर किया गया था, ना मारा गया था, ना पीटा गया था, ना अगवा किया गया था। इतनी बड़ी तादाद में वो 2 वाकयात हुए थे और 2 वाकयात 24 घंटे के अंदर अंदर उसने कैबिनेट ने फौरी तौर पे एक मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने कहा था अपेयर करें फौरन, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक असद तूर साहब का हुआ था। तो उस दौर को इसके साथ कंपेयर करने हमारे जो दानिश्वर दोस्त हैं उनको मैं कहता हूं जरा इस हॉल से निकल आए। कोई आपको सीने से लगाएगा नहीं, कोई नहीं ये कहेगा जनाब आपने बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ी बैलेंस किस्म की बात की है। ये बैलेंस कुछ नहीं है, आप या इधर हैं या उधर हैं। आप बताएं कि इस वक्त डिक्टेटरशिप है, आप बताएं कि इस वक्त आइन नहीं है, कानून नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और जो सियासतदान और जो मीडिया पर्सन बिल्कुल एक क्लियर स्टांस के साथ आ रहे हैं, इसीलिए लोग उनको सुनते हैं क्योंकि वो सही बात कर रहे हैं। मुझे आपको क्यों सुन रहे हैं? हमारे पास तो कोई बहुत बड़ा फोरम नहीं है ना, हमने तो 5-7 अरब रुपए का लगा के टीवी चैनल नहीं आबाद किया हुआ ना, हमें तो अरबों के इश्तिहारात नहीं मिलते। हमें क्यों लोग सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि हम जो जमीन पे हो रहा है वो बयान कर रहे हैं और इसीलिए इनको खौफ भी ये है। ये जो
छोटे छोटे ये अब इनको नाम रख लिया उन्होंने यूट्यूबर्स, यानी कि जब इन्होंने इश्तिहार लेने हो गवर्नमेंट से तो ये कहते हैं डिजिटल मीडिया, जब इन्होंने ये करना हो तो कहते हैं यूट्यूबर्स हैं। तो इसलिए ये आज की भी जो इवेंट हुआ है, अपोजिशन है, और ये अपोजिशन बेचारी बहुत ही वो अपोजिशन है जो बिल्कुल जिसके पल्ले कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे लोग हैं और उनको आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। ये इसीलिए उनको दबाया जा रहा है कि उनकी आवाज आएगी, कोई ना कोई मीडिया आएगा, डिजिटल मीडिया आएगा, सोशल मीडिया आएगा, कवर होगा, उसकी तकरीरें आएंगी। लिहाजा मैसेज ये देना है कि बादशाह सलामत बिल्कुल ये कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इनके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है यही असल में विक्ट्री है उन आवाजों की जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देके, थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।